नमस्कार। आज तो बारिश का मौसम था। मेरा मूड भी अच्छा था। मैंने ऑफिस के बाहर आते ही रीचा को कॉल लगाया। रात को मूवी देखने का प्लान बनाया और वो भी राजी हो गई। लेट नाइट शो था इसलिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं थी। मैंने बाइक निकाली और चौक में रुक गया क्योंकि चौक पर एक होटल में बहुत ही अच्छे भजिया और वड़ा पाव मिलता है। रीचा को भजिया बहुत पसंद है तो मैंने वहां से पार्सल लेने का डिसाइड किया। मुझे भी भूख लगी थी तो मैंने वहीं पर एक प्लेट वड़ा पाव मंगवाया। होटल में एफएम का गाना बज रहा था, आखिरी मुलाकात। मैं वड़ा पाव खाने ही वाला था तभी एक 15 साल के लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने देखा एक दुबला पतला सा लड़का, फटे हुए कपड़े वो भी मैले हुए। शायद बहुत दिनों से नहाया नहीं होगा या फिर पहनने के लिए कपड़े ही नहीं होंगे। मुझे बोलने लगा, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 20 रुपए दे सकते हैं? मुझे उस पर दया आई। मैंने उसे पूछा, तुम भज्जी खाओगे? नहीं भैया, सिर्फ 20 रुपए दे दो। भज्जी खाकर मेरी बहन को पेट में दर्द होता है। थोड़ी देर मैंने सोचा, 20 रुपए से क्या होता है, ये लो। मैंने उसके हाथ में 100 रुपए का नोट रखा। जैसे ही उसने वो 100 रुपए का नोट देखा बहुत खुश हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं भैया, 20 दिन से पेट भर के खाना नहीं खाया। आज आपकी वजह से पेट भर के खाना मिलेगा। उसने अपने आंखों के आंसू पोंछे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अरे ऐसा मत कहो, तुम और तुम्हारी बहन पेट भर के खाना खाओ। वो बाहर गया और अपनी बहन को होटल में लेकर आया। मेरा ध्यान उसी की तरफ था। उन्होंने पेट भर के खाना खाया। वहां से जब वो दोनों जाने लगे, मैं उनको रोक कर पूछा, ठहरो, मेरी तरफ से चाय पी के जाओ। वो दोनों मेरे ही टेबल के सामने आकर बैठ गए। मैंने उस लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और कहां से आए हो? उसने फिर अपनी बहन के कान में कुछ कहा और वो दूसरे टेबल पर जाके बैठ गई। फिर वो लड़का अपनी कहानी बताने लग गया। मेरा नाम सोहन है। मेरा परिवार गांव में ही रहता था। मेरे परिवार में मम्मी पापा और मैं ही थे। मेरे बड़े चाचा और उनका परिवार भी पड़ोस में रहता था। मेरी दादी चाचा के घर ही रहती थी। एक दिन मम्मी ने मुझे कहा कि हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। मैं तो खुशी से नाचने लगा क्योंकि मेरे साथ खेलने के लिए एक छोटा बेबी आने वाला था। सब खुशी से चल रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद पापा को उनके बिजनेस में भारी नुकसान हो गया और उस दिन से वो हर रोज दारू पीने लगे, मम्मी को पीटने लगे। घर का वातावरण बेहद खराब हो गया था। ऐसे ही में एक दिन पापा देर रात दारू पी के आए और मम्मी को मारने लगे। मम्मी को 9वां महीना चालू था। उनकी मार की वजह से मम्मी बेहोश हो गई। मैं जोर से चिल्लाया। तब पड़ोस के चाचा भाग कर हमारे घर आ गए। तब तक पापा भाग चुके थे। चाचा मम्मी को अस्पताल लेके गए। डॉक्टर ने मम्मी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वो नहीं बचा पाए। लेकिन भगवान की मेहरबानी से डॉक्टर ने हमारी छोटी बच्ची को बचा लिया। पापा को पुलिस ले गई और हमारे घर को बैंक ने सीज कर दिया क्योंकि पापा ने बैंक से कर्ज लेके रखा था। मैं और चुटकी चाचा के घर में शिफ्ट हो गई। मेरी दादी ने हमें बड़े प्यार से संभाला, लेकिन हमारे वजह से चाचा का घर खर्चा बढ़ गया था। इस वजह से दादी में और चाचा में हर दिन बहस होती रहती थी। मुझे सब मालूम था, लेकिन मैं मजबूर था और दादी को दादाजी की पेंशन मिलती थी, इसीलिए चाचा जी चुप हो जाते। मेरी माँ को गुजरे 8 साल हो गए थे। मैं सुबह स्कूल जाता और शाम को चाचा को उनके गैराज में मदद करता। मैं बहुत थक जाता, लेकिन खुद के लिए और बहन चुटकी के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। चाचा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन दादी मुझ पर बहुत स्नेह रखती थी। मुझे खाना खिलाती, मेरे बहन का सब ख्याल वो ही रखती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह मैं दादी को नींद से जगाने गया
वैसे तो वो सबसे पहले उठती थी, लेकिन आज क्या मालूम वो उठ ही नहीं रही थी। चाचा जी ने भी उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। हम दादी को अस्पताल लेके गए, तब पता चला कि दादी तो जा चुकी हैं। तभी मैं फिर से एक बार अनाथ हो गया। दादी को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो चाचा जी मुझसे बोले, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, आज हम कहीं बाहर जाते हैं। मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन चाचा के सामने मेरी एक न चलती। तो मैं, छुटकी और चाचा जी बस से पुणे आ गए। चाचा ने मेरे हाथ में 100 रुपए रखे और कहा, तुम दोनों यहीं रुकना, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। 2 घंटे हो गए, लेकिन चाचा जी वापिस नहीं आए। तो मैं उनको ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मैं समझ गया कि चाचा ने जानबूझकर हमें यहाँ लाके छोड़ दिया है। उस रात हम बस स्टैंड पर ही सो गए। उस दिन से हम ऐसे ही भटकते रहते हैं, कोई न कोई आके हमें पैसे दे जाता है। आज आप भगवान बनकर आए। मैं ये सब सुन रहा था, मेरी आंखें नम हो गई थी। मैंने अपनी पॉकेट में देखा, सिर्फ 500 रुपए बचे थे। वो 500 रुपए उसके हाथ में देकर मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा, पास वाली झोंपड़ी में रहते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं, मैं कल आऊंगा तुमसे मिलने। उसने हाथ जोड़े। मैंने अपनी बाइक निकाली और अपने फ्लैट में पहुंचा। ऋचा मेरी ही राह देख रही थी। कहाँ थे इतनी देर? मैंने उसे सोहन की सारी कहानी बता दी। वो तो सोहन की कहानी सुनकर फपक कर रोने ही लगी। मुझे बोली, तुम उन दोनों को लेकर क्यों नहीं आए? सवाल सही था, मुझे उन दोनों को यहाँ लेकर आना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग से यह बात कैसे निकल गई क्या मालूम। रात के 9 बजे थे। हमने मूवी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। बाहर जोर से बारिश हो रही थी। मैंने ऋचा से कहा, मैं कल सुबह जाता हूँ और उनको यहाँ लेके आता हूँ। फिर बिना खाना खाए ही हम लोग सो गए। सुबह 9 बजे जब मैं चौक पर पहुंचा, मैंने देखा कि वो होटल तो बंद है। मैंने पूछताछ की, तब पता चला कि होटल के मालिक कल रात को ही अपने गांव किसी काम से गए हैं। तब मैंने आसपास के स्लम एरिया में सोहन को ढूंढा, लेकिन वो और उसकी बहन चुटकी कहीं नहीं मिले। मैं निराश होकर घर चला गया। अगले दिन सोमवार था, तो उन्हें ढूंढना मुमकिन नहीं था। ऐसे ही पूरा हफ्ता बीत गया। शनिवार के दिन काम करते करते रात के 9 कब बज गए पता ही नहीं चला। बाकी का काम सोमवार को करेंगे, ऐसा सोचकर मैं वहां से निकला। मैं बाइक से घर जा रहा था, तभी कॉर्नर पर वे दोनों भाई बहन मुझे दिख गए। मैंने गाड़ी स्टैंड पर लगाई, सोहन से पूछा, अरे भाई कहाँ थे? इतने दिन मैंने तुमको कितना ढूंढा, पता है तुम्हें? भैया, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब हमें हमारा घर मिल गया। कहाँ पर? यहीं रास्ते के उस साइड में जो कच्चा रास्ता है, वहीं पर। मुझे अच्छा लगा। उनके रहने का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन खाने का क्या? मैंने जेब से 2,000 रुपए का नोट निकाला, उसे देने लगा। तभी वो पीछे हट गया। नहीं भैया, अब इसकी हमें जरूरत नहीं, हम तो सिर्फ आपको मिलने के लिए आए थे। ठीक है, मिलते हैं फिर। नहीं भैया, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसने ऐसा क्यों कहा कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है? दूसरे दिन मैं ऋचा को लेकर होटल पहुंचा। ऋचा को उन बच्चों से मिलना था। हम होटल गए। होटल के मालिक से सोहन और छुटकी के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि जब मैं सोहन को पैसे दे रहा था, वे वहीं थे। वे कहने लगे, उन बच्चों के साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने अपने एक वेटर को बुलाया जो वहीं रहता था। साहब, जब आप उन बच्चों को मदद करके चले गए, उस रात वो पास वाली झोंपड़ी में सोए हुए थे। बारिश बहुत थी, इसीलिए वो झोंपड़ी से उठकर वो बाजू वाले कॉर्नर पर चले गए। वहां सोसाइटी का वॉचमैन दारू के नशे में धुत था। उसने सोहन के जेब से 500 रुपए देख लिए और फिर उसने पास का एक पत्थर उठाकर सोहन के सिर पर जोर से मारा। सोहन वहीं पर मर गया।
उस नीच वॉचमैन ने उसकी जेब से पैसे उठा लिए और और उस बेचारी 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर उसे भी मार डाला। बारिश बहुत तेज थी और रात भी थी, इसलिए हमें कुछ नहीं पता लगा। जब सुबह हुई तब सीसीटीवी से सारा मामला समझ आया। पुलिस सुबह आकर उस वॉचमैन को पकड़ कर ले गई। 3 दिन बाद जब होटल के मालिक आए तब हमने उनको सब बता दिया। ये सुनते ही मानो मेरे नीचे से जमीन फट गई हो। मैं वहीं पर रोने लगा। होटल के मालिक ने मुझे पानी दिया। रीचा मुझे समझा रही थी। मैंने उससे कहा, उसी रात अगर मैं उन दोनों को घर ले आता तो आज ये सब न हुआ होता। रीचा और मैं वहां से निकल गए। दूसरे दिन मुझे तेज बुखार था, इसीलिए ऑफिस से छुट्टी ले ली। लेकिन बार बार मेरे मन में ख्याल आ रहा था, जब उनकी हत्या हुई 6 दिन बीत चुके थे तो परसों रात को मुझे कैसे मिले। शायद उन्हें एक आखिरी बार मुझसे मुलाकात करनी थी। शायद इसी आखिरी मुलाकात में उन्हें बताना था कि भैया अब हमारी चिंता मत करो, हमारे सारे दुख और दर्द से अब हमें छुटकारा मिल गया है। उनकी वो आखिरी मुलाकात मेरे दिल को जख्म दे गई, और वो भी हमेशा के लिए। ये कहानी हमें सीख दे गई कि समाज में कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। इसीलिए हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, न कि समाज को। अगर हम खुद को बदलेंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा। आज की ये हत्या विदीर्ण करने वाली कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, गरीब लोगों की, जिन्हें हमारी हेल्प की आवश्यकता है, उनकी हेल्प ज़रूर करें, किसी भी तरह करें। धन्यवाद।